मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट थर्ड की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रूस की विदेश नीति भाग 1। रूस में, जिसे हम आज रूस कह रहे हैं, उसमें 7 नवंबर 1917 को सोवियत संघ की स्थापना हुई। बोल्शेविक क्रांति हुई जारशाही के खिलाफ लेनिन के नेतृत्व में, और उसके बाद में सोवियत संघ यानी साम्यवादी राष्ट्र की स्थापना हुई। साम्यवादी राष्ट्र पूरे विश्व में सबसे पहले सोवियत संघ स्थापित हुआ। इस तरह से विश्व में एक दूसरी विचारधारा सामने आई। इससे पूर्व सिर्फ एक ही विचारधारा थी और वो थी पूंजीवादी विचारधारा। सन 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की और 1922 में स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का महामंत्री बना दिया। 1956 में खुर्शचेव और 1964 में ब्रेजनेव पार्टी के महामंत्री बने। इस दौरान पार्टी का जो महामंत्री था वो एक तरह से अधिनायक होता था और वो पूरी तरह से देश के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करके रखता था। देश की हर नीति महामंत्री के अनुसार ही चला करती थी, या हम ये कह सकते हैं कि शासक और महामंत्री एक ही हुआ करते थे। 1985 में गोर्बाचोव पार्टी के महामंत्री बने और बनने के बाद में उन्होंने जो सोवियत नीतियां थी उसमें कुछ ढील देना शुरू किया। ये 2 नीतियों के रूप में लागू हुआ। पहला ग्लासनोस्त जो खुलापन था, और दूसरा था पेरेस्ट्रोइका जो पुनर्निर्माण था। इन दोनों नीतियों को या सिद्धांतों को लागू करने के परिणाम स्वरूप दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का अवसान हो गया। सोवियत संघ जो 15 राज्यों से मिलकर के बना था, उसमें अब संघ से अलग होने की प्रवृत्ति होने लगी और इस तरह से सोवियत संघ खत्म हो गया। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ की संसद, जिसका नाम सुप्रीम सोवियत है, उसने अपने अंतिम अधिवेशन में सोवियत संघ को समाप्त करने के प्रस्ताव को पारित कर दिया और उसने ये घोषणा कर दी कि सुप्रीम सोवियत अब भंग कर दी गई है। इस तरह से 70 साल पुराने सोवियत संघ का अंत हो गया। 1991 में बहुत सारी घटनाएं हुई और उन घटनाओं ने एक तरह से सोवियत संघ या रूस का भाग्य तय कर दिया। 19 अगस्त 1991 को गोर्बाचोव को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया और उपराष्ट्रपति गेनादी यानायेव को राष्ट्रपति पद का कार्यभार सौंप दिया गया। 22 अगस्त 1991 को विद्रोह के असफल होने के बाद गोर्बाचोव वापस से आ गए, राष्ट्रपति बने। एस्टोनिया के बाल्टिक गणराज्य ने स्वतंत्रता घोषित कर दी। 26 अगस्त 1991 को गोर्बाचोव ने इन सारी परिस्थितियों के बीच कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख का पद छोड़ दिया और उसी समय यूक्रेन ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 29 अगस्त 1991 को सुप्रीम सोवियत ने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया। 31 अगस्त 1991 को अजरबैजान ने, 1 सितंबर 1991 को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 7 सितंबर 1991 को सोवियत संघ के 3 बाल्टिक गणराज्य लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया को मान्यता प्रदान कर दी। 13 दिसंबर 1991 को येल्त्सिन और गोर्बाचोव में सोवियत संघ को समाप्त करने पर सहमति बन गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका जो सबसे बड़ा गणराज्य था रूस, वो एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में उभर करके सामने आया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी ने सोवियत संघ का स्थान लिया। रूस की जनसंख्या 14 करोड़ 77 लाख थी तात्कालिक समय में, जबकि कुल सोवियत संघ की जनसंख्या 28 करोड़ 70 लाख थी। एक तरह से हम ये कहें कि 52% जनसंख्या रूसी गणराज्य में निवास करती थी कुल सोवियत संघ की जनसंख्या की।
रूस आज भी जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा देश है। पूर्व सोवियत संघ का औद्योगिक और कृषि उत्पादन का 70% रूस में ही होता था। रूस में टोटल सोवियत संघ का 90% तेल, 50% गेहूं, 50% कपड़ा, 50% खनिज केवल अकेला रूसी गणराज्य उत्पन्न करता था। रूस का जो स्वर्ण उद्योग है ये विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। इस तरह से हम अगर देखें तो सर्वाधिक संसाधन संपन्न गणराज्य रूस है। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसके बाद में रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का स्थान दे दिया गया और साथ में उसने ये भी कहा कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है उनका निर्वहन वैसे ही करेगा जैसे सोवियत संघ किया करता था। इस तरह से सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस एक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आया, क्योंकि रूस के चारों ओर हजारों मिसाइल लगी हुई हैं और राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने तथाकथित परमाणु बटन या ब्रीफकेस रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन को सौंप दिया। हालांकि रूस ये चाहता था कि सोवियत संघ का हिस्सा जो देश रहे हैं उस पर उसका प्रभाव बना रहे, उनमें अमेरिका या यूरोप किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करे। लेकिन अमेरिका और यूरोप का मानना था क्योंकि जो पूर्व सोवियत संघ के हिस्से थे वो अब क्योंकि स्वतंत्र राष्ट्र हैं इसलिए उन्हें अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का अधिकार है। एक तरह से हम देखें तो वर्ष 2000 तक विश्व का नेतृत्व एक ध्रुवीय रहा, अमेरिका का। धीरे धीरे चीन एक महाशक्ति बन के उभरा, यूरोपीय संघ बना, रूस शक्तिशाली हो गया, भारत और ब्राजील जैसे और देश उभरे और इस तरह से विश्व बहुध्रुवीय हो गया। ये देश जो अब शक्ति के रूप में उभर रहे थे वो चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुध्रुवीय हो क्योंकि इसमें सभी का हित था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का फिर से उभरना एक तरह से एक महाशक्ति को जन्म दे रहा था और ये शक्ति उसके पास अकूत थी, जिसमें भूमि भी विशाल थी, पेट्रोलियम संपदा बहुत ज़्यादा थी, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा थे और उससे भी बड़ी बात थी कि वैश्विक राजनीति में एक बड़ा अनुभव था उसके पास। एक तरह से रूस को फिर से अंतर्राष्ट्रीय जगत में उभारने का काम व्लादिमीर पुतिन ने किया। हालांकि पुतिन ने पहले देश की आंतरिक राजनीति पे पकड़ मजबूत की और फिर उसके बाद कच्चे तेल के बढ़े हुए भावों का उपयोग अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किया। रूस आज आर्थिक रूप से महाशक्ति नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके पास फिर भी दो बहुत बड़ी शक्तियां हैं। पहला है बहुत ज़्यादा सैनिक शक्ति है उसके पास और दूसरा है उसका आकार बहुत बड़ा है। सैनिक शक्ति उसे पूर्व सोवियत संघ से मिली है और जो आकार है वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका इतिहास है लंबा और इसी के कारण उसने नाजियों को हराया था क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। साइबेरियन जो इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यूरोप से लेके जापान और मध्य एशिया तक रूसी सीमाओं का विस्तार है। रूस की विदेश नीति को बनाने में बोरिस येल्त्सिन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कट्टरपंथी साम्यवाद से रूस को मुक्त कराया और वे 10 जुलाई 1991 को रूसी गणराज्य के लोकतांत्रिक विधि से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति बने। पूरी दुनिया में जब मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की घोषणा की, जिसमें आर्थिक
पुनर्निर्माण की बात थी, जिसमें प्रेस के खुलेपन की बात थी, तो वहीं पर कट्टरपंथी साम्यवादियों से रूस को एक तरह से स्वतंत्र कराने की नीति शुरू हो गई। 2008 में दमित्री मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति बने और रूस के पिछले एक शताब्दी के इतिहास में वो सबसे युवा नेता बने। राष्ट्रपति पुतिन के मंत्रिमंडल में वो उप प्रधानमंत्री थे और महानायक का दर्जा पा चुके पुतिन के 8 वर्षों के कार्यकाल के दौरान रूस में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में अमेरिका को भी उसकी स्थिति के बारे में बताना रूस ने शुरू कर दिया था। छब्बीस दिसंबर 1991 को विघटन के बाद रूस एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में सामने आया। और इस रूप में रूस पुराने सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसने एक तरह से ये माना था कि वो पुराने सोवियत संघ की नीति को अपनाएगा, ऐसा बहुत से अंतर्राष्ट्रीय जगत के विद्वान मानते थे। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अन्य विचारक थे जो ये मानते थे कि वो सोवियत संघ से भिन्न होगा, क्योंकि अब कट्टरता खत्म हो रही है। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें इस समय सामने थी। पहली थी कि सोवियत संघ और वर्तमान रूस के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत बड़ा अंतर था। पहला है, शीत युद्ध का अब अंत हो चुका। जो शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उभर कर के सामने आया था वो खत्म हो गया था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रूस से कट्टर साम्यवादी नीति की समाप्ति हो गई। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें 1991 के बाद में सामने आती हैं। रूस की जो विदेश नीति थी वो विदेश नीति सोवियत संघ से, सोवियत रूस से काफ़ी अलग थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं लोकतंत्र और मुक्त व्यापार व्यवस्था को सुदृढ़ करने की नीति, अमेरिका के साथ सामान्य सहयोगी संबंध बनाने की कोशिश, जो कि सोवियत संघ के द्वारा बहुत ज़्यादा संभव नहीं थी, क्योंकि साम्यवाद और पूंजीवाद का एक बेमेल सा संबंध था। नाटो के साथ शांतिपूर्ण साझापन, नाटो सैनिक संधि थी जो अमेरिका ने अपने समर्थित राष्ट्रों के लिए की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग करने की नीति को रूस ने अपनाया। यूरोप के देशों के साथ उसने घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश की, जिसमें खास करके जर्मनी के साथ उसने आर्थिक संबंधों को अच्छा बनाने की कोशिश की। भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश यथावत रही जैसा कि पहले भी था, और चीन और जापान के बीच के जो विवाद थे उनको सुलझाने की भी नीति रखी। हम देखते हैं रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य किस तरह के संबंध 1991 के बाद आते हैं। सोवियत रूस के साथ संबंधों के विपरीत अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस से राजनयिक संबंध स्थापित किए। यानी जब तक साम्यवाद था तब तक उस तरह से संबंध स्थापित नहीं थे। हालांकि 1971 में सोवियत संघ ने जब चीन को मान्यता देने की बात कही तो अमेरिका भी आगे बढ़ कर के चीन को मान्यता देने के लिए आया, जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी उसको बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी साम्यवाद के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। रूढ़िवादी तत्वों ने येल्त्सिन सरकार के आर्थिक सुधारों और अर्थव्यवस्था के निजीकरण की योजनाओं को चुनौती दी तो अमेरिका में इसकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई और अमेरिका ने धमकी भी दी
कि यदि येल्तसिन को हटाया जाता है तो 24 अरब डॉलर की सहायता रोक देगा, जिसका उसने वादा कर रखा था। संयुक्त राज्य अमेरिका की नज़र में बोरिस येल्तसिन लोकतंत्र, मुक्त व्यापार और स्वतंत्रता के पक्षधर नेता थे। इसलिए निशस्त्रीकरण के बारे में उनसे समझौता करना आसान था। जनवरी 92 में न्यूयॉर्क में आयोजित सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक में राष्ट्रपति बुश ने कहा कि अभी शीत युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इस बात पर बोरिस येल्तसिन से उनके मतभेद भी हुए। इसके साथ साथ 1992 में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने अमेरिका की यात्रा की और रूस और अमेरिका के बीच इस शिखर वार्ता के आखिरी दिन एक वॉशिंगटन चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। इसमें दोनों देशों ने संयुक्त सैनिक अभियान को संभव बनाने की बात कही और निश्चित रूप से ये जो शिखर वार्ता थी, ये शीत युद्ध के बाद विभिन्न क्षेत्रों में सैनिक, आर्थिक, वैज्ञानिक सहयोग का आह्वान इसमें किया गया। वॉशिंगटन में इस चार्टर पर हस्ताक्षर जो हुए थे, इसमें संयुक्त सैनिक अभियान एक साथ करने की बात हुई। 9 महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर इसमें हस्ताक्षर हुए थे और युगोस्लाविया जैसे अशांत यूरोपीय क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए विश्वसनीय यूरोप अटलांटिक क्षमता का सृजन इसमें शामिल था। शस्त्र कटौती के महत्वपूर्ण समझौते पर इसमें हस्ताक्षर हुए। इसके तहत ये कहा गया कि परमाणु हथियारों की संख्या 2/3 कम कर दी जाएगी। इसके साथ साथ रूस जमीन से मार करने वाले अपने सभी बहुमुखी प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट कर देगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो परमाणु प्रक्षेपास्त्र हैं, ये रूस की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। येल्तसिन ने घोषणा की कि उनका देश सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि की व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर SS-18 प्रक्षेपास्त्रों को तुरंत निष्क्रिय कर देगा। येल्तसिन ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन से रूस को एक बड़ी अमेरिकी डॉलर देने की अपील की। दोनों देशों के बीच विस्तृत अंतरिक्ष अभियान में सहमति बनी, जिसके अंतर्गत अमेरिकी अंतरिक्ष शटल अक्टूबर 1993 में प्रस्तावित उड़ान पर रूसी अंतरिक्ष यात्री भेजने और रूसी अंतरिक्ष केंद्र मीर पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भेजने पर विचार किया। रूस को व्यापार की दृष्टि से अधिक महत्व देने वाले राष्ट्र का दर्जा दिया गया। शिखर वार्ता के पहले दिन राष्ट्रपति बुश और येल्तसिन ने शस्त्र परिसीमन समझौते की घोषणा की, जिसके अंतर्गत दोनों देशों को वर्ष 2003 तक मिसाइल पर लगे सामरिक परमाणविक हथियारों की संख्या घटाकर 3500 करनी थी। इसके साथ साथ 18 अप्रैल 92 को रूस के राष्ट्रपति येल्तसिन ने अमेरिका की आपत्ति करने पर भारत को रॉकेट प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर रोक लगा दी। रूस यात्रा के समय अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स बेकर ने कहा कि भारत के साथ इस समझौते के कारण अंतरिक्ष के क्षेत्र में रूस अमेरिका सहयोग में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। यदि यह अनुबंध रद्द नहीं किया जाता तो अमेरिका रूस पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका का दावा था कि यह अनुबंध प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी अप्रसार संधि का उल्लंघन है, जबकि रूसी विशेषज्ञों का मानना था कि ये एक शांतिपूर्ण उद्देश्यों की दिशा में किया गया एक कदम है। इस तरह से अमेरिकी दबाव में आकर रूस को भारत को जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने थे, उस सौदे को रद्द करना पड़ा। 3 जनवरी 1993 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने मॉस्को में स्टार्ट 2 संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत अगले 10 वर्षों में दोनों देश अपने परमाणु हथियारों में 2/3 कटौती करने पर राजी हो गए। 1994 में फिर से
दोनों देशों के राष्ट्रपति येल्तसिन और अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन 2 दिवसीय शिखर वार्ता में मिले और मास्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत परमाणु प्रक्षेपास्त्रों का लक्ष्य एक दूसरे को न बनाने पर सहमति बनी। इसके साथ साथ क्लिंटन ने रूस में रोजगार के अवसर बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए $2.5 अरब की सहायता देने का प्रस्ताव किया। 1994 में सितंबर में राष्ट्रपति क्लिंटन बनने के बाद में वॉशिंगटन में 5वीं बार येल्तसिन से मुलाकात की और इसमें स्टार्ट 2 समझौते की कार्य योजना में तेजी लाने की बात कही गई। इसके साथ साथ अमेरिका ने रूस को आश्वासन दिया कि वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में उसका समर्थन करेगा। अमेरिका ने रूस पर दबाव डाला कि ईरान को परमाणु रिएक्टर न दे और अमेरिका और रूस ने एक दूसरे को परस्पर सहयोग, सैन्य क्षेत्र में सहयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की। हालांकि नाटो के विस्तार को लेकर रूस और अमेरिका में मतभेद उत्पन्न हो गए। इसी तरह से मुस्लिम बाहुल्य चेचन्या को लेकर के भी दोनों देशों के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। चेचन्या में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के कारण रूस ने वहां सैनिक कार्यवाही शुरू कर दी, जिसमें वायुसेना का प्रयोग हुआ। राष्ट्रपति क्लिंटन ने मानवाधिकारों की सुरक्षा के नाम पर रूस पर चेचन्या में जबरदस्ती घुसपैठ को बंद करने के लिए दबाव डालने का कार्य किया, जबकि रूस चेचन्या को अपने देश का अंग मानता है और वो इसे अपना निजी मामला मानता है। इस तरह से राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्य शिखर वार्ता भी हुई। अफगानिस्तान में वैकल्पिक सरकार के मुद्दे के साथ साथ नाभिकीय शस्त्रों में कटौती करने और ऐसे शस्त्रों का प्रसार रोकने पर सहमति बनी। रूस और अमेरिका में निशस्त्रीकरण समझौते से शीत युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। रूस की राजधानी मॉस्को में सरकार के मुख्यालय क्रेमलिन में 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन हुआ 2002 में 21 से 24 मई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐतिहासिक परमाणु निशस्त्रीकरण संधि और आतंकवाद के खिलाफ लक्षित सामरिक सहयोग पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अंतर्गत परमाणु हथियारों में 2/3 कटौती करने पर सहमति बनी और इस संधि के अनुसार दोनों देश वर्ष 2012 तक परमाणु हथियारों की संख्या 1700 से 2200 के बीच ले आएंगे। इस संधि को रूस की विदेश नीति की पश्चिम परस्त होने पर मोहर लग गई। दोनों राष्ट्रपतियों ने नए सामरिक समझौतों के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसे शीत युद्ध की समाप्ति के रूप में देखा जाता है, यानी इसी के साथ शीत युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि परमाणु हथियारों में कटौती के समझौते को दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया और दोनों देशों ने संयुक्त रूप से कहा कि रूस और अमेरिका के बीच एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है और शीत युद्ध काल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। दोनों देशों में सामरिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देश इस समझौते से के बाद 1 वर्ष से भी कम समय में 5 बैठकें उन्होंने की और इनमें से कुछ पर अमेरिका और रूस का सीधा टकराव भी रहा। बुश ने जहां ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने और प्रक्षेपास्त्र तैनाती में सहयोग करने का मामला उठाया, तो पुतिन ने उत्तर कोरिया और अमेरिका के संबंधों का जिक्र किया। सामरिक सहयोग बढ़ाने के लिए कैंप डेविड में राष्ट्रपति बुश ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और दोनों ने नई सदी की चुनौतियों पर बातचीत की।
रूस अमेरिकी संबंधों में कुछ तनाव क्षेत्र भी रहे। रूस ने एक नई इंटरकॉन्टिनेंटल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और इसके आधार पर रूस अमेरिका में तल्खी देखी गई। अगर अमेरिका पूर्वी यूरोप में मिसाइल शील्ड लगाने की जिद पर अड़ा रहा तो रूस अपनी नई सुपर मिसाइलों को यूरोप में किसी टारगेट पर तानने से नहीं हिचकिचाएगा, ये रूस ने कहा। अमेरिका यह कहकर अपना बचाव करता रहा कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस नहीं बल्कि ईरान और उसके जैसे कई अन्य देशों के खिलाफ लगाया जा रहा है। रूस मानता था कि पोलैंड और चेक गणराज्य में अमेरिकी मिसाइल का डिफेंस सिस्टम लगने से यूरोप में सामरिक सेनाओं का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। इसी तरह से 2007 के शुरू में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी दादागिरी की कड़ी निंदा की। अमेरिका के लिए इराक, इस्लामी आतंकवाद और परमाणु अप्रसार जैसे मुद्दे अहम हैं, तो रूस की प्राथमिकता नाटो विस्तार को ध्यान में रखते हुए अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना है। बुश प्रशासन ने अपनी जिद में रूस और अमेरिका में सहयोग की संभावना को और कमजोर कर दिया। पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को 1997 में नाटो में शामिल किया गया। 2002 में बुल्गारिया, रोमानिया और कुछ अन्य पूर्व सोवियत देशों को नाटो की सदस्यता दी गई। यूक्रेन और जॉर्जिया को नाटो में शामिल करने का पुतिन ने जबरदस्त विरोध किया। रूस ने जॉर्जिया को इसके बदले में गैस की आपूर्ति रोककर सबक सिखाने का कार्य भी किया। अमेरिका ये मानता था कि विश्व एक ध्रुवीय है और उसने रूस को स्वीकार करने से मना कर दिया। ये भी तनाव का एक बहुत बड़ा कारण रहा। रूस अपने परमाणु हथियारों को लगातार अपग्रेड कर रहा था और इसके आधार पर दोनों देश किसी भी तरीके से सामरिक संतुलन बिगड़ने की स्थिति में पहुंच सकते थे। अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी और नाटो सैनिकों को साजो सामान पहुंचाने के लिए 2009 में रूस ने सहमति दी अमेरिका को और काफ़ी हद तक हम अगर देखें तो वर्तमान में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप जो अमेरिका के हैं उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं और राष्ट्रपति पुतिन चाहते थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ही दोबारा जीत करके आए। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया और इस तरह से जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, सोवियत रूस के बीच संबंध बहुत कड़वे थे, विचारधाराओं को लेकर के, विश्व में प्रभुत्व को लेकर के, साम्यवाद के प्रसार को लेकर के, तो वहीं 1991 के बाद में साम्यवाद के कट्टरपंथी ग्रुप का जहां पतन हुआ, वहीं अब धीरे धीरे अमेरिका के साथ उसके संबंध काफ़ी हद तक सुधरने लगे और वर्तमान में हम देखते हैं कि संबंधों में जो कड़वाहट है वो काफ़ी कम है। हालांकि दोनों देशों के मध्य अभी भी तनाव है और अभी भी अपने प्रभुत्व के लिए दोनों देश निरंतर कोशिशें करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे।